नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। आज सरोकार में बात गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओज की। वैसे तो देश में इतने एनजीओज हैं कि उनकी गिनती करना मुमकिन नहीं है। सुना है कि तकरीबन 20 लाख से 40 लाख के करीब एनजीओ हैं और हर 600 लोगों पर एक एनजीओ है, जबकि पुलिस वालों की संख्या इनसे कम है। लेकिन इन दिनों इन एनजीओज पर सरकार की टेढ़ी नजर है। सरकार ने बीते एक साल के दौरान 13,445 एनजीओज के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। आरोप है कि ये संगठन एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। सरकार ने हाल ही में जिन 4,470 एनजीओज के लाइसेंस रद्द किए हैं, उनमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से लेकर जेएनयू और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च तक शामिल हैं। पिछले महीने राज्यसभा में भी एक लिखित उत्तर में सरकार ने बताया था कि कई दोषी पाए गए एनजीओज पर कार्रवाई भी की गई है, जिनमें 24 मामले तो ऐसे हैं जिन्हें सीबीआई को सौंपा गया है और 7 ऐसे हैं जिन्हें पुलिस जांच को भेजा गया है। काफ़ी एनजीओज ऐसे हैं जिन्हें विदेशी अनुदान लेने से रोक दिया गया है और 35 के करीब एनजीओज ऐसे हैं जिन्हें प्रायर परमिशन कैटेगरी में डाला गया है। सरकार की इस कार्रवाई को पिछले साल आई आईबी की रिपोर्ट, जिसमें एनजीओज से विकास को नुकसान पहुंचने का खतरा बताया गया था, उस परिप्रेक्ष्य में भी देखा जा रहा है। एनजीओज इसे कानून का सहारा लेकर असहमति का गला घोटना बता रहे हैं, तो सरकार की कार्रवाई एनजीओज की मंशा में खोट की तरफ इशारा कर रही है। आज सरोकार में करेंगे इन्हीं बिंदुओं की पड़ताल कि आखिर एनजीओज की गलती क्या है और सरकार का मंसूबा क्या है। आज सरोकार में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जीवीएल नरसिम्हा राव, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ हैं अजय कुमार, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर जगदीप छोकर, आप फाउंडर मेंबर हैं नेशनल इलेक्शन वॉच एडीआर के और आपकी संस्था राजनीतिक दलों की फंडिंग को लेकर रिसर्च करती रही है। हमारे साथ हैं विश्वजीत भट्टाचार्य, आप एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं। और हमारे साथ हैं नितिन सेठी, आप एसोसिएट एडिटर हैं बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार में। और इसके अलावा हमारे साथ है दिल्ली की जनता, जो आप लोगों से अपने सवालों का जवाब लेना चाहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। हम आगे बढ़ें उससे पहले देखते हैं कि आखिर एनजीओज के ऊपर क्यों गाज गिर रही है और एनजीओज के लाइसेंस रद्द होने के पीछे असली वजह क्या है। गैर सरकारी संगठनों पर गाज गिर रही है। खासकर विदेशी अनुदान पाने वाली संस्थाएं सरकार की कड़ी निगरानी में हैं। कार्रवाई का दायरा सिविल सोसाइटी के संगठनों से होते हुए यूनिवर्सिटीज और शोध संस्थानों तक पहुंच गया है। ताजा किस्त में 4,470 एनजीओज के लाइसेंस रद्द हो गए हैं। मतलब ये है कि अब एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत विदेशी अनुदान नहीं लिया जा सकेगा। इन संस्थाओं में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, एस्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट, पंजाब यूनिवर्सिटी, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली के गार्गी और लेडी इरविंग कॉलेज और विक्रम साराभाई फाउंडेशन शामिल हैं। ये सिलसिला साल भर पहले शुरू हुआ। पिछले साल जून में पहले आईबी की रिपोर्ट मीडिया में लीक हुई, जिसमें कहा गया था कि गैर सरकारी संगठनों की गतिविधियों के कारण भारत की जीडीपी को सालाना 2 से 3% का नुकसान हो रहा है। फिर नोटिस भेजने और कार्रवाई की शुरुआत हुई। पिछले अप्रैल में तकरीबन 9,000 एनजीओज के लाइसेंस एफसीआरए के उल्लंघन के आरोप में रद्द कर दिए गए। इसी साल जनवरी में ब्रिटिश सांसदों को संबोधित करने जा रही ग्रीन पीस की कार्यकर्ता प्रिया पिल्ले को विमान से नई दिल्ली हवाई अड्डे पर उतार लिया गया। फिर ग्रीन पीस इंडिया के बैंक खातों को भी ब्लॉक कर दिया गया। सरकार ने अमेरिकी एनजीओ फोर्ड फाउंडेशन को भी निर्देश दिया कि भारत में किसी गैर सरकारी संस्था को बिना गृह मंत्रालय से पूर्व अनुमति के अनुदान न दे। इन कार्रवाइयों ने देश विदेश में बहस खड़ी की है। नई दिल्ली में मौजूद अमेरिका और जर्मनी के राजदूत इसे लेकर चिंता जता चुके हैं। सरकार का दावा है कि सारे कदम कानून के तहत उठाए गए। कार्रवाई सिर्फ उन एनजीओज पर हुई है जिन्होंने कानून की शर्तों को तोड़ा है। मगर विरोधियों के अपने तर्क हैं। उनका कहना है कि सरकार असहमति का गला घोंट रही है। उसके कदम बड़े बिजनेस घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए हैं।
उन संगठनों पर शिकंजा कसा गया है जो पर्यावरण और जन अधिकारों के हक में आवाज उठाते रहे हैं। तर्क दिया गया है कि इस कार्रवाई को प्रतिबंध की हावी हुई पूरी संस्कृति से जोड़कर देखना चाहिए, जिसमें हर तरह के विपक्ष के लिए हालात कठिन बनाए जा रहे हैं। हालांकि एनजीओज पर कार्रवाई पूर्व यूपीए सरकार के दौर में भी हुई थी, मगर अब कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी सिविल सोसाइटी संगठनों के समर्थन में खड़े हो गए हैं, यानी विवाद ने सियासी रंग भी ले लिया है। मगर असली सवाल ये है कि आखिर एनजीओज निशाने पर क्यों हैं? क्या इसलिए कि उन्होंने कानून तोड़ा है, या फिर इसलिए कि उनकी गतिविधियां सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं? जीवीएल साहब, अगर मैं आपसे अपनी चर्चा की शुरुआत करना चाहूं तो आखिर क्यों ये मैसेज जा रहा है कि एनजीओज के ऊपर या एनजीओज के लाइसेंस रद्द करके दरअसल सहमति का गला घोटने की कोशिश की जा रही है? आखिर उनकी गलती क्या है? ये मामले को समझने के पहले हमें ये विषय को जानना होगा कि विश्व भर में जो फॉरेन एजेंसीज के तरफ से, डोनर्स की तरफ से एनजीओज को जो पैसा मिलता है उसको लेकर पूरे विश्व भर में चिंता है। और कम से कम 20-25 ऐसे देश हैं जिन्होंने पिछले 3-4 साल में बहुत सख्त कार्रवाई और बहुत सख्त कानून पास किए हैं। हमारे यहाँ कानून बहुत ही सरल है, बहुत सिंपल है। हम इस देश में पहले परमानेंट एक लाइसेंस मिलता था, FCRA लाइसेंस, जिसके तहत कोई भी एनजीओ, रजिस्टर्ड एनजीओ, ये लाइसेंस मिलने के बाद किसी भी फॉरेन डोनर से डोनेशन लेने के लिए सक्षम थी। ये 2010 के एक्ट में ये कार्यकाल को 5 साल तक किया गया। बट लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि हर ऐसे संस्था जो इस लाइसेंस, जिसके पास ये FCRA का लाइसेंस है, इनको हर साल के खत्म होने के बाद, जैसा हम अपने इंडिविजुअल टैक्स भरते हैं, टैक्स हमें हर साल टैक्स फाइल करना पड़ता है, ऐसे सभी ये संस्थाओं को 9 महीने के अंदर, 1 साल के खत्म होने के बाद एक रिटर्न फाइल करना है और जानकारी देना है उसके तहत उनको कितना पैसा मिला, कहां से मिला। ये जानकारी ये अभी 2010 के FCRA एक्ट के तहत, ये सेक्शन 18 के तहत ये अनअवॉइडेबल है, उनको देना है। बट लेकिन इस देश की हालत ये है, ऐसे 10वां हजार संस्थाएं जिनको लाइसेंस मिल चुका है, वो ना कोई कानून का उल्लंघन करते हैं, ना कोई टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। अच्छा, हाल ही पिछले 12 महीने में जो लाइसेंस हुए हैं, ये एनजीओज को सबको पिछले अक्टूबर में एक चिट्ठी लिख करके एक बकायदा एक नोटिस दिया गया कि 2009-10, 2010-11, 2011-12 के जो टैक्स रिटर्न्स हैं, जो फॉर FCRA जो भी डोनेशन डिटेल्स हैं, सबमिट करने के लिए सरकार की तरफ से एक नोटिस दिया गया। और आश्चर्य ये होगा, ये जो भी संस्थाएं अभी जिनके रद्द हो गए हैं लाइसेंसेस, वो सारे इस मामले में न कई लोग जवाब नहीं दिए, कई लोगों की एड्रेस गलत पाई गई, कई लोगों को लेटर तक नहीं मिला, कोई सफाई नहीं दिया। जिन लोगों ने सफाई दिया है उनका लाइसेंस वैसे ही बरकरार है। लेकिन तो बावजूद इसके 13,000 से ज्यादा लाइसेंस कैंसिल किए गए हैं सर। ऐसे 4,000, एक सेंटेंस, 4,000 से ज्यादा यूपीए के कार्यकाल में भी 2012 में 4,000 से ज्यादा, 4,162 ऐसा कुछ संख्या है, 4,162 एनजीओ का लाइसेंसेस यूपीए के सरकार के कार्यकाल में भी लाइसेंस रद्द किए गए। वही उसी सिलसिले का, उसी कार्यक्रम का आगे भी कार्रवाई किया गया। ये मात्र एक रेगुलेशन है जो कानून के उल्लंघन में है। इनको मौका दिया जा रहा है जवाब देने का। यदि कोई जवाब तक देने के लिए तैयार नहीं है तो सरकार आप ये कह रहे हैं कि ये महज कानून का उल्लंघन है और एनजीओ क्योंकि कानून का उल्लंघन कर रहे हैं इसलिए ये इसे जायज माना जा सकता है, और क्योंकि यूपीए ने भी किया था तो एनडीए ने किया तो क्या बुरा? देखिए अमृता जी, अब जैसे राव साहब कह रहे थे, पहले तो शक इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने शुरू किया था, अगर ग्रीन पीस या फोर्ड फाउंडेशन हो या अलग अलग संस्थाओं पर जो कार्रवाई हुई थी, जो लगता है कि अखबार की रिपोर्ट से और जो हम लोग की जानकारी है तो कि सरकार के पक्ष में नहीं है कि नहीं। जहाँ तक कानून के उल्लंघन है, अगर आप कंपनी लॉ को ले लीजिएगा तो कितने कंपनी CSR को फाइल किए, कितने कंपनीज के लाइसेंस कैंसिल किए हैं सरकार ने।
उस पर अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो ये मापदंड जो है एनजीओ के लिए अलग है और कॉर्पोरेट्स के लिए अलग है। बट सबसे महत्वपूर्ण बात हम ये कहना चाहेंगे कि इसमें तो जेएनयू शामिल है, आईआईटी शामिल है, भारत के सभी जो प्रतिष्ठित संस्थान शामिल हैं। लेकिन स्पष्ट है, अगर आप इंटेलिजेंस ब्यूरो का रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा, जिस तरह से सरकार पब्लिक डोमेन में, इन्होंने सीधा आरोप लगाया कि एनजीओ जिम्मेवार है 2 या 3% जीडीपी के नुकसान के लिए। और इस तरह का मानसिकता रशिया में पुतिन साहब के पास है। और हम ये नहीं कह रहे कि यूपीए ने, अब पहली बार है कि राव साहब जो है कम से कम यूपीए के जो है कदमों पर चल रहे हैं। हम तो सोचते थे कि हर एक तरीके से चल रहे थे, लेकिन अब तो इस बार जहाँ तक एनजीओ की बात है, और हम ये नहीं कह रहे कि पहली सरकार हर चीज़ में हम लोग ने सही किया गलत किया, उस पर हम टिप्पणी नहीं देंगे। लेकिन जरूर हो सकता है कि उस समय भी हम लोग कुछ चीज़, देखिए ये सवाल तो आपसे भी पूछा जा सकता है, लेकिन मैं फिर से दोबारा लेकिन इसमें अमृता जी एक सबसे महत्वपूर्ण बात इस पर यह है कि एनजीओ जिस पर आप कार्रवाई कर रहे हैं वो अधिकांश जो है वो पर्यावरण, ट्राइबल के हक के बारे में, कोल बेस, क्लीन टेक्नोलॉजी, और सबसे इंपॉर्टेंट जो जिस तरह से एनडीए सरकार जा रही है आरटीआई के संबंध में अगर देख लीजिएगा, लैंड एक्विजिशन के बारे में देख लीजिएगा, तो अगर आप पूरे पिक्चर को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये सरकार की पूरी कोशिश है कि स्वतंत्र आवाज को दबाने का। अगर आप सिर्फ एनजीओ पर ध्यान मत दीजिए, अगर आप आरटीआई के मामले में जिस सरकार के जिस तरह के रवैया है, अगर आप लैंड एक्विजिशन, तो हर एक तरीके से इंडिपेंडेंट वॉइस और कॉर्पोरेट वॉइसेस को, क्योंकि तो हमको चिंता है कि ये एक सिम्टम है, 4 सिम्टम अगर आप देख लीजिएगा, अगर पसीना आता है, छाती में दर्द है तो हार्ट अटैक है, तो इसी तरह से वही चारों सिम्टम दिखाता है कि हर एक तरीके से स्वतंत्र आवाज को दबाने की पूरी कोशिश की जाए। जी, मैं और दूसरे मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले एक सवाल जरूर जो अजय कुमार ने उठाया है, जीवीएल साहब आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या एनजीओज और कॉर्पोरेट के लिए अलग अलग कानून है? उनके लाइसेंस तो कभी रद्द नहीं हुए, ऐसा ये सवाल उठा रहे हैं। एक भी ऐसा उदाहरण अजय कुमार जी बताएं जो कानून के उल्लंघन में हैं, जिनके कार्रवाई न हुआ हो। मैं आज के आपके प्रोग्राम के तहत उनसे पूछ रहा हूं, आप आरोप लगाना बंद करिए, आपके नेता की तरह आप गलत जानकारी देना बंद करिए। यदि आपके पास कोई जानकारी है, आज अभी इस प्रोग्राम के जरिए बताइए, मैं उसका जवाब दूंगा आपको। ये गलत प्रचार करके किसी प्रकार उसका जवाब, ठीक है, आप सवाल उठाइएगा, मैं आपके पास, लेकिन इसका जवाब एक सेकंड में संक्षेप में जीवीएल साहब, पूरे कंपनी लॉ में सीएसआर के रिपोर्ट निकालिए, कौन कंपनी ने 2%, आपने कहा कि उसका जो है 2% हर एक कंपनी अपने प्रॉफिट्स में देंगे, वो अनिवार्य कानून है, उस पर आपने कितने, एक मिनट हमने जब आपने सवाल, तो मैं सीधा आपको उस आपका सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। आप कंपनी बोर्ड का अगर मिनिस्टर ऑफ कंपनी अफेयर्स से पता लगाएगा कि कितने कंपनीज ने रिपोर्ट फाइल किए हैं सीएसआर में, वहीं से शुरू होता है। और बाकी जो है रिटर्न्स, एनुअल रिटर्न्स ऑफ कंपनीज, जो जितने भी रजिस्टर्ड कंपनी सबने अपने जो एनुअल रिपोर्ट समय पर फाइल नहीं किया हो, उसका जो प्रावधान होगा हम आरटीआई फाइल करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि आरटीआई का जवाब इस सरकार से मिलने की उम्मीद कम है। जी, लेकिन बड़ा सवाल ये है छोकर साहब कि ऐसा महसूस हो रहा है, जिस तरफ इशारा अजय कुमार जी ने भी किया, कि दरअसल सिविल सोसाइटी की जो स्पेस है, जो जगह है, उसको थोड़ा सीमित करने की कोशिश की जा रही है या कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। क्या एनजीओज राष्ट्रवाद या देश की संप्रभुता के लिए कहीं खतरा बनते हुए दिख रहे हैं? देखिए ये मामला थोड़ा सा गंभीर और संजीदा है, तो मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। एनजीओ जो हैं सिर्फ एक तरह के नहीं हैं। एनजीओ जो ये जीव है, एनिमल है, इसकी बहुत किस्में हैं। बहुत से एनजीओ तो सरकार के बनाए हुए हैं, बहुत से एनजीओ राजनीतिक दलों के बनाए हुए हैं, कुछ एनजीओ ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट अपने आप को कहते हैं, उनमें से कुछ इंडिपेंडेंट हैं, कुछ नहीं हैं, कुछ धार्मिक, ऐसे भी हैं जो सरकार के कानूनों को लागू करवाने में, सरकार की नीतियों को लागू करवाने में मददगार, सरकार भी बनाती है एनजीओ। कुछ धार्मिक एनजीओ भी हैं, कुछ सामाजिक एनजीओ भी हैं। एनजीओ तो हो गए नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या गैर सरकारी, कुछ स्वैच्छिक संस्थाएं हैं, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ सिविल सोसाइटी या सामाजिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सबको एक मापदंड से आप नहीं देख सकते। जैसे अब आप ही ने बात की थी दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, गुजरात लॉ यूनिवर्सिटी, ये तो सरकार के बनाए हुए हैं। रिसर्च यूनिवर्सिटी, सुप्रीम कोर्ट, बार एसोसिएशन, ये सब हो गया। उसको छोड़, वो देखिए। दूसरे एफसीआरए, ये कोई कांग्रेस के साथी ने भी बोला और बीजेपी के साथी ने भी बोला, ये पार्टी वाला विषय नहीं है। एफसीआरए कांग्रेस या यूपीए की सरकार ने ही बनाया था 1976 में, 2010 में भी इन्होंने ही उसमें जो पहले रजिस्ट्रेशन रेगुलर परमानेंट होती थी उसको 5 साल के कर दिया।
अब ये उनकी गलती निकाल रहे हैं, वो इनकी गलती निकाल रहे हैं। ये तो खैर प्राइवेट चैनलों पे तो अक्सर होता है, लेकिन होपफुली यहाँ जगह कम होगा। तो FCRA जो है उसकी एप्लीकेशन भी अगर यूनिफॉर्म हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कहा गया अभी कि आप एक एग्जाम्पल दे दीजिए, और इन्होंने एग्जाम्पल भी दे दी, लेकिन मेरे पास तो दुर्भाग्यपूर्ण या सौभाग्यपूर्ण ऐसी एग्जाम्पल है जिसमें दोनों पार्टियां शामिल हैं। वो एग्जाम्पल आप पेश कीजिए। हाँ, 28 मार्च 2014 को दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने FCRA का उल्लंघन किया है। मेरे पास जजमेंट है, मैं वो पढ़ के सुना सकता हूँ। दोनों पार्टियों और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने यह कहा कि 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन और होम मिनिस्ट्री इसको दोबारा से देखे और इस पे जो भी एक्शन लेना हो वो लें। 6 महीने होने से पहले इलेक्शन कमीशन ने होम मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखी कि आप इस पे एक्शन लीजिए, क्योंकि हम एक्शन नहीं ले सकते। कुछ ऐसा प्रावधान है देश में कि पॉलिटिकल पार्टियों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन एक्शन नहीं ले सकता, लेकिन क्योंकि FCRA का एक्शन होम मिनिस्ट्री ले सकती है, उन्होंने होम मिनिस्ट्री को कहा। होम मिनिस्ट्री ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को कुछ कहा, उन्होंने लिस्ट भेजी। 1 मिनट, वो लिस्ट आ गई, एक्शन कुछ नहीं हुआ। इस बीच में 6 महीने खत्म होने से पहले दोनों बीजेपी ने और कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में अपील भी कर दी। अपील पेंडिंग है जी, लेकिन सुप्रीम एक मिनट सुप्रीम कोर्ट ने वो डिसीजन स्टे नहीं किया है। हाई कोर्ट का ये 13 जून परसों या कल के अखबार में टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी है, और खबर सही है ये मुझे मालूम है जी। तो ये मेरा सिर्फ कहना है कि NGO के खिलाफ एक्शन कर लीजिए, कॉरपोरेट्स के खिलाफ एक्शन कर लीजिए। जब हाई कोर्ट कहती है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के खिलाफ FCRA का एक्शन लीजिए, वो नहीं लिया जाता। तो मुझे तो ये लगता है कि कानून, राव साहब ने बिल्कुल सही कहा, जिसने कानून का उल्लंघन किया है या कानून का पालन नहीं किया है उसके खिलाफ एक्शन जरूर होना चाहिए। लेकिन सिर्फ यह कि सबके खिलाफ एक्शन अगर बराबर हो। लेकिन जो आप सवाल उठा रहे हैं उसमें ही एक छुपा हुआ डर भी है, वो पूरे राजनीतिक व्यवस्था को लग रहा है डर सिविल सोसाइटी से। हाँ? और इसीलिए शायद इस तरह का रास्ता चुना गया है। GVL साहब ने अभी बताया कि 20 से ज्यादा देशों में सख्त कानून बनाए गए हैं। ऐसे उन देशों में लिस्ट मेरे पास है। ऐसे NGOs पाकिस्तान ने परसों SOS कि जो संस्था है उसको मना किया है। जी, जब आप पूरी राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ ही सवाल उठाने लग जाएंगे, किन देशों के साथ आप अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं, हाँ। वो भी सोचने की बात है। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं फिर से कि ये पार्टी विशेष बीजेपी या कांग्रेस का झगड़ा नहीं है। ये सरकार और सिविल सोसाइटी या नागरिकों क्या खतरा है। कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे समाजवादी पार्टी की हो, चाहे AIDMK की हो, हर सरकार ये समझती है कि हमारे खिलाफ या हमारी मर्जी के खिलाफ कोई कुछ कहे तो वो अच्छी बात नहीं है। कभी कभी ये कहा जाता है कि ये देश के खिलाफ है क्योंकि सरकार के खिलाफ। जी विश्वजीत जी, मैं इसी सवाल को आगे बढ़ाती हूँ। तो क्या वाकई ये जो राजनीतिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं छोकर साहब, इसी असहमति की आवाज को दबाने के लिए इस तरह की कोशिश हो रही है? देखिए, मैं छोकर साहब से बिल्कुल सहमत हूँगा, क्योंकि हमारे समाज में अच्छे चीज हो रहे हैं थ्रू NGO, गलत चीज भी हो रहा है। तो अच्छे चीज कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन गलत काम कर रहा है, इसमें दूध का दूध पानी का पानी करने का फर्ज बनता है। जो भी सत्ता में आता है उसका फर्ज बनता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया, चोकर साहब बोले, बिल्कुल सही बोले हैं। कहता कांग्रेस ने भी उल्लंघन किया है, बीजेपी ने भी उल्लंघन किया है। तो उसका मतलब क्या है? आम जनता को ऐसा महसूस होगा कि कांग्रेस और बीजेपी मिलजुल के हाथ मिल के काम कर रहा है। देखिए, अगर किसी को सरकार से पैसा बेफजूल निकाल लेना है या फजूल निकाल लेना है, आप एक NGO कर दें। NGO का एक ऑब्जेक्टिव होता है, वो ऑब्जेक्टिव में आपको पैसा मिलना, आपका एलिजिबिलिटी है या नहीं है। कभी कभी सरकार वो भी आंख बंद करके दे दो पैसा, और फिर पैसा में क्या काम हो रहा है ये भी नहीं देखते। कभी कभी वो सबवर्सिव एक्टिविटी है या नहीं है। तो जो है कानून जो है कानून बड़ा अंधा है।
कानून सबको मार सकता है। तो इसीलिए मेरे तो आपका दर्शकों को मैं सिर्फ इतना ही अर्ज पेश करना चाहता हूं कि ये जो एनजीओ का बारे में जो डिबेट चल रहा है ये बड़ा मिसप्लेस्ड है। आप ये बोलिए सरकार जो कर रहा है, सरकार अगर कोई आर्बिट्ररी एक्शन ले रहा है उसका खिलाफ आप जाइए, अदालत में जाइए। हमारे देश में अदालत जो है सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट है, आपने देखा हुआ है। आपने देखा हुआ है एक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को करप्ट प्रैक्टिस में अनसीट किया था। आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई नॉर्म्स का उल्लंघन कर रहा है तो उसको न्यायिक प्रक्रिया के तहत उसको सजा दिलाने का प्रावधान है। सजा तो बहुत बाद में आता है। मैं जस्ट एक मैं सेंटेंस बोलना चाहता हूं कि आप बोले कि इतना 4000 को कैंसिल कर दिया, हो सकता है वो खाली एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन होम मिनिस्टर लिया, उसका बाद एफसीआर वो लिया नहीं, इसीलिए अगर उसको अगर कैंसिल कर दिया है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। तो 4000 लोगों को कैंसिल किया मतलब है 4000 लोग एकदम क्रिमिनल बन गए जी। ये भी दर्शकों को बताना गलत है जी नितिन, दो बातें हैं। एक तो ये है कि कानून का उल्लंघन क्या वाकई एनजीओज कर रहे हैं, और दूसरी बात जो राजनीति से जुड़ी हुई है, जो पूरी राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ी हुई है, जिसमें दोनों राजनीतिक पार्टियों की कंसर्न देखने को मिले कि क्या सिविल सोसाइटी या एनजीओज की आड़ लेकर पूरी राजनीतिक व्यवस्था को चैलेंज किया जा सकता है क्या? मैं दो बातें दूंगा और एक उदाहरण। एक तो एक कानून जो है 1976 में बना, साहब ने बताया 1976 में कब बना ये हमें याद रखना चाहिए, इमरजेंसी के दौर पे बना था ये। तो इसका एक कारण था कि क्यों बनाया गया था, गर्दन से पकड़ने के लिए कुछ लोगों को बनाया गया था। उसमें एक और भी महत्वपूर्ण बात है कि जिन लोगों ने उस दौरान इमरजेंसी के खिलाफ आवाज उठाई, आज वो लोग एनजीओज पे बैन लगाने की बात कर रहे हैं। उसके बाद जब जनता सरकार आई तो जनता सरकार ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया था कि जब कोई हमारे लिए आवाज नहीं उठा रहा था, एमनेस्टी हमारे लिए आवाज उठाता था। तो एक तो वो है। दूसरा, हमें एनजीओज को समझना चाहिए, एक अरुणाचल में एक बैल होता है जिसको मिथुन बोलते हैं। तो मिथुन का एक बड़ा अजीब कैरेक्टर है कि वो डोमेस्टिक भी रहता है, घर में भी आता है और जंगल में भी जाके घास ढूंढता है। तो एनजीओज भी एक मिथुन जैसे हैं। लेकिन सरकारों को क्या प्रॉब्लम होता है, जब तक हमारे घर में बैठा है भैंस ठीक है कि कोल्हू का बैल बन जाए, लेकिन जब वो जंगल जाता है तो बहुत मुश्किल होने लग जाती है। तो ये एफसीआरए को इस तरह इस्तेमाल किया जाता है कि मिथुन को किसी तरह घर में दबा के रखो। आप जब तक अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत अच्छा है। तो मैं इसका उदाहरण दोनों पार्टीज में है। जैसे जब आपकी यूपीए की सरकार थी, एनएसी थी, एनएसी में बहुत अच्छे अच्छे विद्वान थे जो सरकार के साथ भी काम करते थे, बाहर बैठ के धरना भी देते थे कि ये काम मत करिए। ऐसे ही अगर आप एनडीए के साथ देखें या बीजेपी के साथ देखें, आरएसएस और उनके कई फ्रंट्स हैं जो साथ बैठते हैं, लेकिन लैंड के मुद्दों पे और कई मुद्दों पे उनके खिलाफ भी बात करते हैं। जब खिलाफ जाएं उसके बाद बोले कि मैं तुम्हारी गर्दन पकड़ लूंगा, तुम घर के अंदर बैठो, बाहर मत जाओ। तो ये कानून उस तरह इस्तेमाल होता है। और इसका मैं बहुत 2-3 बड़े सिंपल से उदाहरण देता हूँ। जीवीएल साहब बात कर रहे थे कि कंपनीज ने अगर कुछ उल्लंघन किया हो तो उसके बारे में मुझे बताएं। तो ग्रीन पीस का जब मुद्दा आया था तो ग्रीन पीस ने एक बहुत मेजर अपना जो काम किया जिसपे सब रोष भी काफ़ी जनरेट हुआ, और मैं ग्रीन पीस से डिसएग्री करता हूँ, बहुत मुद्दों पे उनसे उनके खिलाफ हूँ। लेकिन उन्होंने महान के मुद्दे पे, महान कोल ब्लॉक के मुद्दे पे एक हंगामा किया जिसमें यूपीए भी बहुत परेशान रही, बीजेपी भी त्रस्त रही। उसमें बहुत सारे उल्लंघन कानूनों के पता चले। उसके बाद एसआर के पेपर्स बाहर निकले जो आजकल छप रहे हैं हर जगह। तो उसमें दिखता है कि बहुत बड़े बड़े नेता, बहुत बड़े बड़े पत्रकार और बहुत बड़े बड़े कंपनी वाले वो इसमें इन्वॉल्व हैं जो इलीगैलिटीज कर रहे हैं अलग अलग किस्म की। तो वो जो बात हो रही है कि मापदंड बराबर है कि नहीं है, एफसीआरए इतना घटिया कानून है कि इसमें कोई मापदंड ही नहीं है। मैं उसका उदाहरण भी देता हूं आपको। अगर आप एनुअल रिटर्न अपनी जमा करते हैं, एक बार आप एनुअल रिटर्न अपनी एफसीआरए के तहत जमा कर दें, आपका कोई हक नहीं है कि आप उस अफसर से बोले मुझे एक रसीद दे दो। आपको रसीद नहीं मिलती तो आप दोबारा जाते उसके पास कि भैया मैंने एनुअल रिपोर्ट दी थी, अब तो रसीद दे दो कि मैं अगले साल आप मांगोगे तो मैं दिखा पाऊंगा। वो मिलती नहीं है। आप बार बार करते रहे, अगर होम मिनिस्ट्री आपको नहीं देता है तो आप कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। तो आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि आपने किया कि नहीं किया। नहीं तो क्या आप ये कह रहे हैं, इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर किसी ने किया भी हो तो भी उसका एफसीआरए रद्द हो सकता है? हो सकता है इनमें से बहुत सारे ऐसे भी हों। एफसीआरए इतना घटिया कानून है और इतना पुराना कानून है जिसको मतलब मैं कहूंगा कि अंग्रेजों ने भी अगर ये कानून बनाया होता तो आज तक वो भी शर्म खा गए होते। यहाँ पे हिंदुस्तान में ऐसा कानून बना था कि इसमें कोई प्रावधान नहीं है एक्चुअली ट्रांसपेरेंसी का। जैसे आप बोलते हैं कि एनुअल रिटर्न्स जमा करनी चाहिए, जैसे कॉर्पोरेट लॉ में है कि एनुअल रिटर्न्स जमा होती हैं, पब्लिक डोमेन में पड़ी होती है। मैं जाके देखना चाहूँ, आप जाके देखना चाहो, पता कर सकते हो कि कंपनी कितना मुनाफा कमा रही है, कितना नुकसान कर रही है।
इसमें कोई जरूरत ही नहीं है। आपने सरकार को रिपोर्ट दे दी, उसके बाद हो ना हो पता ही नहीं चलेगा आपको कि सरकार ने क्या किया, उसने क्या किया। तो इस कानून को एक पूरे बदलने की जरूरत थी। जो हम बोलते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो रूल्स हैं, उसी तरीके से आपको सिविल सोसाइटी के गवर्नेंस के भी रूल्स लाने चाहिए थे। मैं भी जानता हूं कि मुझे भी शक होता है कई बार कि ग्रीन पीस और कई और ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो उनकी आर्थिक सोच है शायद मेरे से नहीं मिलती। उसका ये मतलब नहीं है कि वो गलत सोच रहे हैं या कानूनी गलत है, सोच अलग है। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि हाँ, उनको कहाँ से मदद मिलती है, और संस्थाएं आरएसएस को कहाँ से मदद मिलती है, वो एकल विद्यालय चलते हैं, उनकी संस्थाओं को कहाँ से पैसा मिलता है, उनका मुद्दे क्या है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो मैं जिसको पकड़ना चाहूं जिस दिन पकड़ लूं। और जो दूसरी बात सब कह रहे, दोनों ने बोला कि 4000-5000 संस्थाएं बंद करी गई, क्वाइट लाइकली उनमें से 4000 में से 70-80% जिंदा ही नहीं होंगी। अगेन इसीलिए कि कानून इतने घटिया हैं कि आप एक बार संस्था बना दो, उसके बाद उसको बंद करने का कोई तरीका नहीं है। तो किसी ने संस्था बनाई, 3 लाख 1 लाख रुपया कभी सन 70 में लिया, उसके बाद ना वो संस्था बची ना वो लोग बचे, लेकिन आप जान ही नहीं सकते कि वो संस्था थी कि कहां चली गई। उसके बाद अब मैंने 4000 बंद कर दिए। जी, दो बातें हैं। क्या कहीं एफसीआरए कानून का सिलेक्टिव यूज तो नहीं किया जा रहा है? और दूसरा, अगर ये एफसीआरए कानून इतना बेहतर नहीं है जिस तरह के आरोप नितिन लगा रहे हैं, तो क्यों न इस कानून को और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए और बेहतर बनाया जाए, ताकि जो तमाम सिविल सोसाइटी है उसको भी शिकायत ना हो, और जो राजनीतिक दल हैं जिनके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं उनको भी कम से कम लोगों के सामने पारदर्शी तरीके से अपनी बात कहने का और रखने का मौका मिले। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद यहाँ पर मौजूद लोगों को भी अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। जीवीएल साहब, नितिन सेठी ब्रेक से पहले ये सवाल उठा रहे थे कि हमारा जो कानून है वो तो कॉलोनियल सिस्टम टाइप का काम करता है, लेकिन हमारी जो संविधान है वो डेमोक्रेटिक है। तो इसमें सामंजस्य बिठाने के लिए ज़रूरत इस बात की है कि एफसीआरए टाइप के जो कानून है उसको नए सिरे से डिफ़ाइन किया जाए, उसमें और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, ताकि बहुत सारे जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि एफसीआरए कानून का सेलेक्टिव यूज़ हो रहा है, उसको ठीक किया जा सके। क्या कहेंगे आप? ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं समझ की कमी है या सेलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है, क्योंकि जो कानून अभी है उसमें सबसे बेसिक जो प्रावधान है, आप और हम एनुअल रिटर्न्स फाइल करते हैं इनकम टैक्स के, क्या यह संभव है हम सालों तक रिटर्न्स ना फाइल करें और उसका कोई प्यूनिटिव एक्शन ना हो? क्या कॉर्पोरेट्स के लिए ये संभव है? एनजीओस के लिए ऐसे प्रावधान क्यों होना चाहिए? नहीं, वो तो सिर्फ ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर वो फाइल करते हैं रिटर्न तो उसका रिसिप्ट मिलना चाहिए। देखिए, तो बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है, हम क्या अपेक्षा कर रहे हैं? सरकार या कानून, ये आप फॉरेन डोनेशन लेने के लिए सरकार आपको लाइसेंस दिया है और आपको 9 महीने के अंदर रिटर्न फाइल करना है, जानकारी देना है, वो इतने हजारों संख्या में नहीं दिया है। उसके बाद नोटिस दिया जाता है, 6 महीने की समय दिया जाता है, वो समय भी पर्याप्त नहीं है। क्या ये एनजीओज हैं या कोई घोटाला है? ये क्या जानकारी देना, सरकार की तरफ से जानकारी मांगना कानून के तहत गलत है? क्या ये गले दबाना है? ये कहां की कॉमन सेंस की बात है? कोई एनजीओ, एक पब्लिक एनजीओ का मतलब है एक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, क्या पब्लिक डोमेन में के बेसिक जानकारी नहीं दे सकती है? ये जो सवाल उठा रहे हैं, कोई रिसीट नहीं दिया जाता है, ये पता नहीं, ये पत्रकार, आप बता रहे थे शायद ये पत्रकार हैं, मैंने आज तक किसी एनजीओ से ये बात नहीं सुनी है। ऐसा कोई बात है तो जरूर उसके बाद उसके विषय में पॉलिटिकल फोरम पे इश्यू रेज किया जा सकता है, सरकार की तरफ से भी ऐसा प्रावधान किया जा सकता है, लेकिन मैंने आज तक ये बात नहीं सुनी है। जी जीवीएल साहब, सुन लेनी चाहिए, क्योंकि 2010 में ये बात उठी थी और ऐसे कई मुद्दे उठे थे जो सिविल सोसाइटी ने उठाए थे तब की यूपीए सरकार के साथ। तब की यूपीए सरकार भी उतनी चुप थी जितना आप चुप हैं इन चीज़ों के बारे में। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक, आप अगर पकड़ना चाह रहे हैं तो आप पकड़ सकते हैं, और फिर आप बहुत सही बोल रहे हैं कि उनमें से 3/4 जो होंगे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, शायद उनके पास कुछ है ही नहीं, ना दरवाज़ा है ना दुकान है जिस पे आप जाके उनका दस्तक दे सके। दूसरा है, जो आप बाकी हरकतें साथ में कर रही है सरकार, उससे शक शुरू होता है कि मकसद क्या है। जैसे आपने ग्रीन पीस के साथ जो किया, जो आपकी आईबी की रिपोर्ट जो यूपीए के टाइम पे बननी शुरू हुई और आपके टाइम पे अचानक लीक हो गई, जो बोलती है कि हमारा इकोनॉमिक डिस्ट्रेस या इकोनॉमिक नेशनल इंटरेस्ट जो है डैमेज हो रहा है। अब
कहीं मैंने अभी तक कम से कम लॉ नहीं पढ़ा, हाँ मैं जर्नलिस्ट हूं, मैंने कहीं लॉ नहीं पढ़ा जो बोलता है कि नेशनल इंटरेस्ट, इकोनॉमिक नेशनल इंटरेस्ट डिफाइन कहां होता है लॉ में, कि अगर आप इसके खिलाफ जाएंगे तो आपके साथ कुछ कार्रवाई होगी। अगर ऐसा होता तो मुझे शक है कि कई सारे पत्रकार भी अभी पीछे पड़े होते जेल के और आपके इमरजेंसी के दिन वापस आ जाते। तो अभी तक मैंने कभी देखा नहीं है कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बेसिस पे, जस्ट बिकॉज मेरी सोच आपकी सोच से अलग है, आप मेरे खिलाफ एक्शन लें और बोलें कि ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहा है। तो ये पूरे बड़े माहौल में देख रहा हूं मैं इसको, सिर्फ आपके 4000 रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने को नहीं देख रहा हूं, जो कि बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल से आप इन 20 लाख में से जाएंगे तो कम से कम 10 लाख गायब मिलेंगे आपको, वो भी अच्छा है। लेकिन इसके बाद वो उनकी एनुअल रिपोर्ट हमारे पास तो नहीं आ रही है पब्लिक डोमेन में, वो होम मिनिस्ट्री के अंदर पड़ी है। ऐसे ही अगर कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री भी होम मिनिस्ट्री के तहत चले जाए तो यही हरकतें होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि कॉर्पोरेट अफेयर्स को जैसे आप एक अलग मिनिस्ट्री देखती है, ऐसी सिविल सोसाइटी इतनी बड़ी है कि इसके लिए भी जरूरत थी एक अलग इंस्टीट्यूशन होने की। ये प्लान बना था 2010 में, उसके बाद ध्वस्त हो गया। आप लोग भी देख सकते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग भी नहीं देखेंगे जैसे यूपीए ने भी नहीं देखा। जीवेल, हाँ आप देखिए अमृता जी, जैसे जीवेल साहब ने कहा था कि एनजीओ के पास, जीवेल साहब आपके पास आते हैं, एक और जवाब ले लेते हैं इसके गैर बाद। सरकारी संस्थान के ऊपर उन्होंने काफी बातें कही, उसमें से तो नलसार, IIT खड़गपुर, JNU, इन तो हमको बात समझ में नहीं आ रही है कि इतने सक्षम राष्ट्रीय संस्थान है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने रिटर्न नहीं फाइल की। लेकिन पूरी जो फायरिंग है वो जो एनजीओ के ऊपर, हमारा ये कहना कि हमारे समय में भी कुछ गलती जरूर हुई होगी, लेकिन जब यूपीए सरकार थी तो उस सरकार में ऐसे कुछ लोग थे जो सरकार को वापस बीच में खींच के ले आते थे। क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि देखिए, हम राव साहब को ये भी नहीं कहेंगे कि सब यूपीए ने सब चीज ठीक किया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ तो बैलेंस करने वाला भी बैलेंस करने की कोशिश की गई, कुछ जगह में हुई नहीं, कुछ जगह में अच्छी तरह से हुआ था। लेकिन जैसे नितिन जी ने कहा था कि ग्रीन पीस के ऊपर कार्रवाई, आदिवासी या परिवारन के ऊपर, डेवलपमेंट पर, कोल बेस्ड एनर्जी के ऊपर, SR के जो जितने कागज बाहर निकल रहे हैं, जितने भी कार्रवाई हो रही है, RTI पर जो है सरकार की जो है एक खतरनाक चुप्पी, तो हर जगह से ये रिपोर्ट आ रही है। हम झारखंड जहाँ से आते हैं, लगातार अगर आप वहाँ पर राजनीतिक प्रदर्शन करेंगे तो आपके ऊपर 353 लगता है। दैट मीन्स सरकारी ऑफिसर को जो है अपने काम से काम पर बाधा डालने की आरोप लगती है। तो झारखंड में और हर एक बीजेपी स्टेट में, फिर अभी फडणवीस साहब ने MLA और सरकार नौकरशाही के ऊपर FIR करने के ऊपर जो अनुमति देने का, आपको अनुमति चाहिए तब आप FIR कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से मानसिक, हमको ये डर है कि हर तरीके से उनके राज्य सरकार में इस तरह का हमला हो रहे हैं सिविल लिबर्टीज पर, ये कुछ अच्छी बात नहीं है, देश के लिए बहुत बड़ी खतरा है। अगर सिर्फ कैंसिलेशन कानूनी तौर पर है ठीक है, लेकिन जो बाकी सिम्टम्स, जैसे हमने कहा कि हार्ट अटैक में आपको पहले हाथ में दर्द होता है, फिर पसीना निकलता है, वो हार्ट अटैक की तरह। मैं जीवीएल से जवाब ले लेती हूँ। जीवीएल साहब, बार बार आरोप ये लग रहे हैं कि हो सकता है कि आप लोग सही काम कर रहे हो कानूनन, लेकिन मैसेज ये जा रहा है, जिस तरह से ग्रीन पीस के कार्यकर्ताओं के साथ हुआ या जिस तरह से तमाम प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने FCRA का उल्लंघन किया, उससे मैसेज ये जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है जो असहमति का गला घोटने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा, जो छोकर साहब ने सवाल उठाया कि अगर आप इतने ही ट्रांसपेरेंट हैं तो कोर्ट के आदेश का पालन कीजिए, जो राजनीतिक दल FCRA का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ। सबसे पहले जो ग्रीन पीस की जो उनके खिलाफ क्या आरोप है, किस लिए उनको रोका गया, फॉरेन डोनेशंस, आपके पैनल में लोगों के पास जानकारी नहीं है या जानबूझकर इसको इस प्रकार में प्रेजेंट करना चाहते हैं, जैसा खुद ग्रीन पीस कहती है। क्योंकि जो पर्पस के लिए फॉरेन डोनेशंस लिया जाता है, उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल करना होता है। डाइवर्शन नॉट परमिसिबल। ये क्या आप कौन से रिजीम में रहना चाहते हैं? हम कोई भी किसी प्रकार के पैसा लेके आए, राजनीति में लगाए, किसी और पर्पस में लगाए, आंदोलन में लगाए। मैं अजय कुमार जी से प्रश्न पूछना चाहूंगा, तो आपके कार्यकाल में जो सर, आपने एक इम्पोर्टेंट बात कही, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। सरकार ने फोर्ड फाउंडेशन की मंशा पे भी सवाल उठाए हैं, क्या फोर्ड फाउंडेशन भी डाइवर्जन कर रहा है फंड का? गुजरात सरकार की तरफ किया था उन्होंने। ये सारे, अमृता जी, ये सारे जानकारी पब्लिक डोमेन में है। ये हर विषय पर मुझे सफाई नहीं देना है। फोर्ड फाउंडेशन का भी पैसा एक कंपनी के
या उनकी पैसा एक जो एनजीओ को गया वहां से एक प्राइवेट कंपनी के हाथ में दिया गया, जो कानून का उल्लंघन है, ये सब मीडिया में है। आप ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? मुझे उसको लेकर काफी नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि आप अपनी तरफ से ईमानदारी से उसका खुलासा करें। मैं ये पूरी जानकारी पब्लिक डोमेन में है। जिस एनजीओ को पैसा दिया गया फोर्ड फाउंडेशन के तहत से, वहां से डाइवर्ट करके एक निजी प्राइवेट कंपनी को ये पैसा दिया गया, वो गलत बात है, ये कानून का उल्लंघन है। जिस एनजीओ को पैसा मिलता है और जिस पर्पस के लिए पैसा मिलता है उसका यूज करें तो किसी प्रकार की किसी को आपत्ति नहीं हो सकती है। जहां तक एनुअल रिटर्न्स की सवाल है, कोई नितिन शायद पूछ रहे थे, ये पब्लिक डोमेन आपको चाहिए तो आप आरटीए के तहत आप क्वेरी डालकर जानकारी 40,000 से ज्यादा आरटीआई पेंडिंग है सर अभी तक। सर ये तो कब मिलेगा उसका जवाब? पक्का नहीं मिलेगा जवाब। जी विश्वजीत जी, आप कुछ इंटरवीन करना चाहते हैं? नहीं, मैं एक सेकंड अगर कह सकूं, फिर तो हमें कॉर्पोरेट लॉ में भी यही कर देना चाहिए कि कोई कंपनी अपना एनुअल रिपोर्ट नहीं दिखाएगी जब तक मैं आरटीआई नहीं डालूंगा। तो फिर बराबरी ले आने चाहिए, सरकार भी अपना यही करे, आरटीआई डालते रह जाएगी पूरी जिंदगी। हम लोग 40-50,000 आरटीआई अभी अपील में 40,000 से ज्यादा आरटीआई, 40,000 प्लस अपील। हाँ अपील है अभी। हाँ जी, कॉर्पोरेट लॉ में भी ये कर देना चाहिए। मैं एक ये बात बोलना चाहता हूं कि नितिन जी ने एक बात बोला, कानून बहुत ही है घटिया। कानून तो थोड़ा बहुत घटिया है। अब ये कानून सर, उसमें तो कोई शक नहीं है। ये कानून सर, ये कानून एफसीआर है, थोड़ा बहुत है, उतना ज्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा है। अच्छा, अब बात उससे बहुत ज्यादा घटिया जो है, ये जैसा कानून को एडमिनिस्टर किया जा रहा है। बिल्कुल सही। अगर आप वहां पे अपना एक आप एप्लीकेशन जमा करें, सही बात है, तो वहां पे जो काउंटर में बैठा हुआ है वो हम नहीं छापा मारूंगा। डीआरआई में भी वही हो रहा है। कस्टम का जो डीआरआई है, आप बोले हम चिट्ठी दे रहे हैं, हम नहीं लेंगे चिट्ठी। तो ये जो दादागिरी और तानाशाही चल रही है ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लॉ, सही बात है। इसी कानून जो बनता है, पार्लियामेंट का विजडम से कानून बनता है। और मैं इसीलिए मैं इसको पूरा घटिया नहीं बोला, थोड़ा बहुत घटिया बोला हूं। क्योंकि कानून अगर जैसा समय हमारे समाज जैसा आगे चलता है, 76 साल में जो था, आज हम 39 साल हो गया। 39 साल में हमारा काफी इकोनॉमी लिबरलाइज हो गया है। 500, 1000, 2000, $5,000 में कोई सबवर्सिव एक्टिविटी कर नहीं पाएगा। लेकिन दूसरा बात ये मैं जरूर बोलूंगा, चाहे ये फोर्ड फाउंडेशन हो, एक्स या बी हो, सी हो, किसी को ये गलत फहमी न हो कि हिंदुस्तान का कानून हम नहीं मानेंगे। ये हर एक सरकार का फर्ज बनता है कि अगर कोई बाहर से पैसा आ रहा है, किस लिए आ रहा है, अगर कानून बोलता किस लिए आ रहा है, तो ये फर्ज बनता है आप देखिए कौन पैसा दे रहा है, किस लिए दे रहा है, और वो पैसा कहां जा रहा है। एंड यूज भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है दोनों तरफ का हमें मापदंड से इसको देखना पड़ेगा। मतलब सिविल सोसाइटी को भी स्पेस मिलनी चाहिए, लेकिन साथ साथ सरकार भी ट्रांसपेरेंसी सिविल सोसाइटी भी ये नहीं सोचे कि हम सिविल सोसाइटी है तो हम अनसिविल बन गए। भट्टाचार्य साहब ने बहुत अच्छी बातें कही हैं दो। एक तो ये कि कोई भी चाहे देश में या विदेश में ये न सोचे कि भारत के कानून का उल्लंघन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है सर, थैंक यू वेरी मच। चोकर साहब, थैंक यू। यही बताना चाह रहा हूँ। और राव साहब ने ये कहा था कि उन्होंने ये सुना नहीं आज तक कि वो एफसीआरए की रिटर्न भरने जाओ तो वो ठप्पा नहीं लगाते। लेकिन मेरे ख्याल में राव साहब ने भी और अजय कुमार साहब ने भी ये तो सुना होगा कि 3 जून 2013 को सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने एक फैसला दिया था कि 6 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां आरटीआई के अंडर पब्लिक अथॉरिटी हैं और उनको अपने पीआईओ लगाने चाहिए और सवालों का जवाब देना चाहिए। ये भी नहीं सुना। तो कानून जो संसद ने यूनानिमसली बनाया, 9 साल से चल रहा है, उसकी सबसे बड़ी संस्था एक फैसला देती है और हमारे देश के 6 सबसे बड़े राजनीतिक दल उस फैसले की उल्लंघन करते हैं। तो विश्वजीत जी, बड़ा अच्छा आपने कहा, लेकिन ये देश में भी हो रहा है और विदेश में भी हो रहा है। वही बात जैसे आपने कहा कि एक मिनट, वही बात जो आपने कहा कि सिविल सोसाइटी भी ये ना सोचे कि हम कुछ भी कर लेंगे। राजनीतिक दल क्या अनसिविल सोसाइटी हैं? राजनीतिक दलों पे एफसीआरए भी लागू नहीं होता, राजनीतिक दलों पे आरटीआई भी लागू नहीं होता,
राजनीतिक दलों पे कुछ भी लागू नहीं होता। हो सकता जो है। नहीं, जो राजनीतिक दल सत्ता में आ गया वो तो दादा है, और जो सत्ता में नहीं है वो उस दादा को गाली देता है। और किसी भी चैनल पे चला जाइए, दोनों राजनीतिज्ञ एक दूसरे को गाली देते रहते हैं और हम सुनते रहते हैं। तो राजनीतिक दलों पर भी तो कोई कानून होना चाहिए, क्योंकि ये कानून बनाने वाले हैं जी। इसलिए इनका अपनाया बनाया हुआ कानून भी इनको लागू नहीं होता है, चाहे FCRA हो और चाहे RTI हो। यूनाइटेड नेशंस ने ये लिखा है, हाँ। ए डायनेमिक, डाइवर्स एंड इंडिपेंडेंट सिविल सोसाइटी able to operate freely, knowledgeable and skilled with regard to human rights is a key element securing sustainable human right protections in all regions of the world. एक सिविल सोसाइटी डायनेमिक, डाइवर्स और इंडिपेंडेंट उससे ही सभी सरकारों को डर नहीं लगता, क्योंकि सिविल सोसाइटी तो मक्खी है, सरकारें हाथी हैं। लेकिन उससे जरा थोड़ा सा कष्ट होता है कि ये कुछ कह कहीं देंगे तो पिंच होता है, हाँ। कहीं तो पिंच और होता है जी। सॉरी, और दूसरी बात है अमृता जी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, ये जरूरी है अगर 21वीं सदी में कि जो गैर सरकारी संस्थानों को मजबूत बनाना, इसलिए कि देखिए हम पावर में नहीं, आज हम इतने ये बात नहीं, और हम नहीं, क्रिटिकल चीज़ ये है कि गैर सरकारी संस्थान को या सिविल लिबर्टीज़ को अगर हम बचाएंगे नहीं, और जैसे नितिन जी ने कहा हम सहमत नहीं है ग्रीन पीस से कुछ उनके एक्शन से, लेकिन उनकी जो हक है बोलने का उसको अगर छीना जाए तो भविष्य के लिए देश के लिए खतरा है। जी, मैं चाहती हूँ कुछ सवाल लिया जाए। माइक। जो 40 लाख एनजीओ हैं पूरे देश भर में, जिसमें बिहार में सबसे ज़्यादा हैं, उसमें से 55,000 नेताओं के हैं। अच्छा। जिनमें किसी की बेटी चलाती है, किसी का बेटा चलाता है, किसी का पोता चलाता है, कोई स्वयं चलाता है। इंदिरा गांधी के नाम पे कई संस्थाएं, जवाहरलाल नेहरू के नाम पे कई हैं, लोहियावादियों पे कई हैं, गांधी के नाम पे 50 संस्थाएं। तो इस तरह के फंड उनको भी आते हैं और उनके कभी खाते नहीं सील होते, कभी उनको देखा नहीं जाता, कभी उन पर जो कोई गाज नहीं गिरती। और इस दूसरा, बार नेहरू युवा केंद्र पर गाज गिरी है वैसे। नेहरू युवा केंद्र पर जो गाज गिरी है उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। और दूसरा जो ये जो एनजीओ हैं, जिसमें कुछ लोग ऐसे भी चलाते हैं जो आज राज्य में आ गए। कबीर जो है एक भ्रष्ट एनजीओ है, परिवर्तन भी भ्रष्ट एनजीओ है। तो उसको जो है सील किया है वो ठीक है। अच्छा। और FCRA में जो परिवर्तन किया पिछले दिनों जो है मनमोहन सिंह ने, वो ऐसा है कि बिना 2, 4, 5 लाख रुपए दिए आपको FCRA मिल ही नहीं सकता। तो उसमें जो है वो क्यों नहीं हेरा फेरी करेगा। आपका भी कोई एनजीओ से संबंध है क्या? नहीं, मैं तो झुग्गियों में काम करता हूँ, गरीबों में। अच्छा, और कार्यकर्ता है मैं आप? एनजीओ नहीं हूँ, मैं एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन हूँ। जी जी मुझे कहीं से फंडिंग नहीं होती। जी। लेकिन जो टाइम बीइंग काम करने वाले लोग हैं वो उनके दुख दर्द को नहीं जानते। और टाइम बीइंग वही करता है जो फोर्ड फाउंडेशन से पैसा लेता है, ऑक्सफोम से पैसा लेता है, या किसी नेहरूवादी से पैसा लेता है, या किसी गांधीवादी से लेता है। वो टाइम बीइंग करके चला जाता है, चाहे उन पर बाद में गाज गिरे या कुछ भी हो, वो जो ही समझता। जी, आप तो अपना सवाल पूछिए। तो ये एनजीओ का जो मामला है ये टाइम बीइंग है। आपने 10 लाख रुपया दिया, 4 साल काम करना है, 4 साल के बाद में मेरी बस्ती पे जो है गाज गिरेगी, उसमें बुलडोजर चलेगा। वो जो 4 साल काम कर गया वो दोबारा देखने नहीं आएगा। जी जी जी। उसका कोई मतलब नहीं होगा वहाँ खड़े होने तो का। आप क्या सवाल क्या करना मेरा चाहते हैं? सवाल ये है कि जो पैसा फॉरेन रेगुलेटरी एक्ट के अनुसार आता है, FCRA के अनुसार, उसमें तो जो 76 में सरकार थी वो ऐसी सरकार थी जिसने कोर्ट के आदेश को नहीं माना। और कोर्ट के आदेश के बाद में वो सरकार ऐसी गई जहाँ सिविल सोसाइटी इकट्ठी हो जाती है, वहाँ सरकारें भी खत्म हो जाती हैं। उसका दोबारा फिर किसी तरह आई, लेकिन उसने फिर संशोधन किए। ऐसे संशोधन ये अपने मतलब के लिए करते, और मतलब के लिए करने के बाद में उनको गुलाम बनाते हैं और गुलाम बना के रखते हैं। वो उसमें एक बना लेते हैं कमेटी जो सोनिया आपकी गांधी बात में एक इम्पॉर्टेंट बात थी कि बहुत सारे जो एनजीओज हैं वो किसी फॉरेन फंडिंग लेते हैं किसी खास प्रोजेक्ट के लिए, और उनका प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है, लोगों को उसी हाल में छोड़ के वो आगे बढ़ जाते हैं, फिर उनकी सुध लेने नहीं जाते हैं। तो क्या कोई एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इस तरह के, या कोई एक रिजल्ट ओरिएंटेड कोई काम होना चाहिए इस तरह का? देखिए, मैंने इसीलिए कहा था शुरू में कि एनजीओ एक बहुत ही ब्रॉड कैटेगरी है, उसमें तरह तरह के एनिमल हैं। कुछ टाइम बीइंग के भी हैं, उनकी भी वैल्यू होती है, कुछ लॉन्ग टर्म के भी हैं, उनकी भी वैल्यू होती है। इसके बारे में जनरलाइजेशन करना मेरे हिसाब से मुश्किल है। अगला सवाल पूछिए। सवाल मेरा था कि मान लीजिए अभी तक हमारे देश में 40 लाख एनजीओ चल रहे हैं,
लेकिन कुछ लोग उसका जो बाहर का हमारा फॉरेन का पैसा है ये ला के और यहाँ पे उसका मिसयूज करें या देश को क्षति पहुँचाएं, तो इसका कोई मापदंड ही नहीं है। अगर सरकार पहली बार, मान लीजिए हम तो बहुत ज़्यादा नहीं जानकार हैं, लेकिन जो भी हम लोग आप टीवी के माध्यम से जानकारी मिलती है उसी को हम लोग मानते हैं, तो अगर यूपीए सरकार ने भी ये शुरुआत करी थी 4000 एनजीओ पे बैन और इस सरकार ने लगा रही है, तो पहले तो पारदर्शिता आने तो दीजिए। पहले क्यों हो हल्ला? पहले अगर पारदर्शिता में गड़बड़ आती है तो हम हो हल्ला मचाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमारे देश में लोग गलत इस्तेमाल करें और देश की क्षति करते रहें, लेकिन हम उस पर कुछ बोले नहीं। और पहले ही सिविल सोसाइटी ऐसा कोई मुद्दा नहीं। अगर हमारे देश में एनजीओ ने गलत किया है, ऐसा भी नहीं है नहीं किया, बहुत सारे एनजीओ ने गलत किया है, तो उस पर पहले बार ऐसा कुछ हो रहा है कि एनजीओ गलत करे तो गिरबान पकड़ी जा सके। गलत क्या है उसकी परिभाषा क्या है, और कानून में गलत क्या है उसकी परिभाषा क्या है। गलत ये भी हो सकता है कि आप बोले मुझे दाहिना जाना है, मैं बोलूं मुझे बाएं जाना है, आप बोले तुम गलत हो, पर कानून में मैं जेल में नहीं जा सकता, है ना। लेकिन आप बोले कि मैं सड़क का ट्रैफिक का रूल तोड़ के जा रहा हूं तो वो गलत हो जाता है। अब अभी तो जीवीएल साहब सिर्फ टेक्निकली बोल रहे हैं कि इन्होंने अपने एनुअल रिटर्न नहीं दिए। साहब बता रहे हैं कि एनुअल रिटर्न जमा ही नहीं कर सकते जब तक आप पैसा ना खिलाओ, तो वो एक मुद्दा है। दूसरा एक इससे बड़ा मुद्दा है, मैं भी मानता हूं कि कई ऐसी संस्थाएं हैं, क्योंकि जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वैसे ही सिविल सोसाइटी अब एक इंटरनेशनली इंटीग्रेटेड नेटवर्क है। कहां से कैसा पैसा आता है पता भी नहीं चलता आधे टाइम हम लोगों को भी। मैं भी ढूंढता रहता हूं, आधे टाइम पता चलता है। जैसे जब मैं इन पे शोध कर रहा था ग्रीन पीस पे, पता चला जो ग्रीन पीस को पैसे देते हैं वही लोग सुरेश प्रभु जी की भी एक इंस्टीट्यूशन को पैसा देते हैं जो अभी तक चल रही है, वो मंत्री है सरकार में। तो पैसे का खबर ही नहीं चलता कि कहां से आ रहा है। लेकिन उसके बाद एक सिंपल मुद्दा है कि ट्रांसपेरेंसी हर एक के लिए बराबर लेवल पे लाना है। अगर आप बोलते हैं कि कॉर्पोरेट दुनिया में फंडिंग आती है अलग अलग तरीके से, वो लोग लॉबी करते हैं अपने अलग अलग इंटरेस्ट के लिए, उनके इंटरेस्ट जरूरी नहीं कि नेशनल इंटरेस्ट से मैच करते हो, तो उसके बाद क्या आप बोलेंगे इनको बंद कर दिया जाए? ऐसे ही अगर हम बोलते हैं कि इंस्टीट्यूशन एनजीओज को बहुत पैसा फॉरेन गवर्नमेंट देती है, मैं जानता हूं कि बहुत सारे फॉरेन गवर्नमेंट्स के दूतावास यहाँ पे हैं जो इन एनजीओ से इंटरैक्ट करते हैं, बोलते हैं आप ऐसा कर लिए, इन चीजों के बारे में बात करिए। कुछ वो मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, कुछ अपनी सोच रखते हैं, कुछ दूतावास पैसा दे रहा है, किसी सरकार दे रहा है, तो क्या आप दूतावास को भी बंद कर देंगे? आप बोलेंगे नहीं तुम्हारी सोच हमसे अलग है, बंद हो जाओ, तुम हमारे लोगों से बात नहीं करोगे। मतलब एक किस किस्म की सोसाइटी आप बनाना चाह रहे हैं वो बहुत जरूरी है। मेरी सोच आपसे अलग हो सकती है, पर कानूनन क्या वो गलत है? जी, आपसे इत्तेफाक नहीं रखूंगा तो क्या मेरे पे मुश्किल आएगी कि मेरी पर्चियां नोट देखी जाएंगी कि आपकी रसीद पे स्टैंप पूरा लगा नहीं लगा, आधा लगा नहीं लगा, मैं लगने दिया नहीं लगने दिया। तो एक सोच बड़ी करने की जरूरत है। डेमोक्रेसी में सोच बड़ी हो और खुली हो, ये बहुत जरूरी है। जी आप कर लीजिए। मेरा सवाल राव साहब से है। अभी पिछले कुछ दिनों से पहले किताब पे बैन लगाया, फिर फिल्म पे बैन लगाया, उसके बाद अब एनजीओ की बारी आई है बैन लगाने। बीफ पे बैन लगाया, तो ये फिर अंडे पे। जी। तो मुझे मेरा ये कहना है नरसिम्हा साहब से कि ये जो हिंदुस्तान है इसको पहले बंगिस्तान मत बनाइए, ये गुजारिश है आपसे। और अगर आपने बताया कि इसलिए बैन लगाया जा रहा है क्योंकि गलती की जा रही है, तो बैन लगाने की बात है तो आरएसएस पे भी एक समय बैन लगाया गया था, उसको आप लोग डिफेंड करते हैं। तो ये तो बताइए मत कि गलत होने की वजह से बैन लगाया जाता है। इसका जो दूसरा पहलू है वो जनता समझती है और मुझे लगता है उस पर सफाई देने की ज़रूरत है सरकार को, और वो जो परसेप्शन बन रहा है उसको दूर करने की ज़रूरत है। जीवीएल साहब आप जवाब देना चाहेंगे? ये कोई बयानबाजी कर रहे हैं, इनके पास कोई तथ्य नहीं है, ऐसे एक मूर्ख आरोप लगाएंगे, इसका क्या जवाब दूंगा मैं? हम एनजीओ के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं। मैंने स्पष्ट रूप से कहा था हर एक एनजीओ का जिसका लाइसेंस केवल एफसीआरए लाइसेंस रद्द किया गया जो 5 साल के लिए मिलता है, क्योंकि उन्होंने अपने बेसिक रिक्वायरमेंट्स इस एक्ट के तहत उन्होंने रेगुलेटरी जो मैकेनिज्म है उसको उन्होंने उसकी पालना नहीं की। क्या हम एक ऐसा सोसाइटी को चाहते हैं जिसमें किसी की कोई जवाबदेही ना हो? क्या आपके दर्शक और आपके स्टूडियो में बैठे जो जनता या हम कुछ भी उल्लंघन करें, हमारे ऊपर सरकार की किसी प्रकार की कार्रवाई ना हो? नहीं, ये जवाबदेही जो आप सिविल सोसाइटी से चाहते हैं वो कॉर्पोरेट और दूसरे महकमों से भी चाहा जा रहा है। यही उसमें बार बार जो यहाँ पे जानकार और जो जनता है दोनों की तरफ से जो सवाल उठाया जा रहा है उससे यही निकल के आ रहा है कि चाहे वो सरकार हो, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, चाहे वो राजनीतिक दल हो, सबसे वही उम्मीद की जा रही है कि वो ट्रांसपेरेंसी के तहत काम करें और अपनी जिम्मेदारी समझें। तो क्या उन लोगों के प्रति भी आप उतनी ही जिम्मेदारी की भाव रखते हैं क्या, या उनके प्रति भी उसी तरह की कार्रवाई होगी क्या? हाँ,
अमृता जी, इस देश में ये मैं पूरी जानकारी के साथ, मैं ऐसा कम से कम 30 साल का मेरा अनुभव है। मैं समझता हूं कॉर्पोरेट सेक्टर को, मैं समझता हूं एनजीओ सेक्टर को। मैं कोई कहीं बाहर से नहीं आया, मैं केवल पत्रकारिता नहीं की है। मैं इस देश में यदि कानून किसी के लिए सबसे सख्त है, ये कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में, मैं अब हमारी कार्यकाल की सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, इस देश के कानून की बात कर रहा हूं। आप प्राइवेट कंपनी चलाते हैं, आप ऐसा रिटर्न नहीं फाइल करेंगे कई सालों तक, आपको सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। एनजीओस को इतनी छूट मिल चुकी है, इसलिए किसी भी तरह का गैर परवाही के साथ भी आप इस प्रकार का काम कर सकते हैं। पिछले 15 साल में कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए पिछले 15 साल में किसी एनजीओ का नाम किसी स्कैम में नहीं आया, सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर का ही नाम स्कैम्स में आया है। तो ये मत बोलिए आप कि कॉर्पोरेट्स के ऊपर बहुत अच्छी लगाम लगाई है और सिविल सोसाइटी खुली घूम रही है सड़क पे, समझिए इसमें फर्क है जी। मैं चाहती हूँ बगल में खड़े रहे कांग्रेस के नेता से पूछिए, मैं 15 साल की बात कर रहा हूं तभी। आप तो कॉर्पोरेट को ले जाते विदेश टूर में, उसमें राव साहब उसमें पढ़ना नहीं है। इसमें राव साहब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप पर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि देखिए आपके जिस तरीके से रवैया चल रही है तो उस पर हम ज्यादा टिप्पणी करेंगे। और थोड़ा शालीनता से कोई भी अगर दर्शक आपसे सवाल करता है तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि ऐसा शब्द का प्रयोग ना करें जिसको जो किसी को ठेस पहुंचाएंगे। जी, अगला सवाल ले लेते हैं। राव साहब से ही सवाल है, मैं पूछना चाहता हूं कि जो सरकार ने हिम्मत दिखाई है एनजीओ को बैन करने की, बहुत अच्छी बात है और मैं पूरी तरह से सहमत हूं। क्या ऐसी हिम्मत जो बड़े बड़े ट्रस्ट के नाम पे चल रहे हैं, राजीव गांधी ट्रस्ट है, मायावती का है, हमारे मुलायम सिंह जी के हैं, क्या उतनी हिम्मत सरकार के पास है कि उन पर ही एकलव्य ट्रस्ट है? बैलेंस रखिए। नहीं, मेरा ये कहना है कि जितने भी ट्रस्ट हैं, मीटिंग के बाद जितने भी ट्रस्ट हैं इंडिया में, चाहे कोई भी सा भी हो, सही बात है, वो उनके ऊपर भी क्या हिम्मत दिखाएंगे भाई सरकार कार्रवाई करेगी। जीवेल साहब, एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, कोई भी जेन्युइन एनजीओ है जो भी चलाती हैं, आपने जितने नाम लिए हैं मैं समझता हूं वो सभी फंक्शनल एनजीओज हैं, सभी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इस प्रकार की लापरवाही वो नहीं करते हैं। यदि किसी ने किया है, एक भी आप एग्जाम्पल बताइए, उन पर वही लागू होगा, वही अनुशासन लागू होगा जो बाकी सभी एनजीओज के लिए है। किसी प्रकार की इसमें ढीलेपन अब आपको मेहनत करनी होगी, उसके तथ्य जुटाकर ले आने होंगे, सरकार को देने होंगे। अगला नहीं, 2 एनजीओ के नाम तो इन्होंने बताए, बीजेपी और कांग्रेस, 2 एनजीओ के नाम तो इन्होंने बता दिया अभी। सिर्फ बीजेपी की सरकार की बात नहीं है, अगर आप देखें यूपीए के सरकार के टाइम पे भी एनवायरमेंटल कंसर्न्स में यूपीए बोलता जरूर था लेकिन करा वही जो ऑलमोस्ट एनडीए अभी कर रहा है। तो उसमें यही इंस्टीट्यूशंस खड़े होकर बोलने लगे कि आप थोड़ा और सोचिए। अब मैं इसका उदाहरण देता हूं कि जबकि ग्रीन पीस से बहुत इत्तेफाक नहीं रखता हूं, पर एक टाइम पे ग्रीन पीस बोलता था रिन्यूएबल एनर्जी बहुत लानी चाहिए, कोल थोड़ा कम करिए। सबसे पहले स्टेट के चीफ मिनिस्टर जो बोले कि हाँ ऐसा होना चाहिए, वो गुजरात के मोदी जी थे। उन्होंने बोला कि हाँ मैं रिन्यूएबल अपने स्टेट में ज्यादा लाना चाहता हूँ। तो हो सकता है कुछ चीजें वो जो बोल रहे हो जो इकोनॉमिकली आपको अभी लगती हैं कि आउटलैंडिश है, दुनिया के बाहर की चीजें हैं, हमारे लिए नहीं है, 5 साल बाद हम ही मुड़ के बोले कि शायद वो आदमी सही था, मैं गलत था। तो इसमें जो गलत और सही है, एक तो होता है कि नैतिकता के तौर पे गलत सही, एक होता है कि मेरी सोच तुम्हारी सोच से अलग है। एक कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ कि रिन्यूएबल एनर्जी ज्यादा लाना गलत है, कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बोलना गलत है। यही जो जैसे मैं बोल रहा हूँ ग्रीन पीस बोलता है, 2 साल पहले तक सुरेश प्रभु जी भी यही बोलते थे, उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी। अगर आप उनका वेबसाइट देखेंगे तो वेबसाइट पे लिखा है कि मैं 100 देशों में घूम के इन चीजों के बारे में बात करी है। तो क्या मैं सोचूंगा सुरेश प्रभु जी की सोच तब गलत थी? मे बी हम लोगों से 5 साल आगे थी। हो सकता है ग्रीन पीस हमसे आगे हो, मैं अभी मानता हूं गलत है, पर हो सकता है वो हमसे 2 कदम आगे रहे हो। तो सोच को गलत करार करना कानूनी एक अलग चीज है, और दिल में सोचना कि यार इन लोगों से मेरी समझ के बाहर हैं, इन लोगों की बात मैं नहीं सुनना चाहता। अमिता जी, जितने भी जो भी इनके किसी के भी अगर विचार से हम सहमति नहीं रखते हैं, लेकिन एक चीज इस देश में जरूरी है कि उसको अपनी बातें सामने रखने की पूरी हक होनी चाहिए जी। किसी को भी। आपका आखिरी कमेंट क्या होगा? देखिए, मेरा ये कमेंट है कि वही जो मैंने शुरू में कहा था कि सब एनजीओ को एक मापदंड से नहीं नापा जा सकता, और कानून एफसीआरए हो कि आरटीआई हो, सब पे बराबर लागू होना चाहिए। सब पे बराबर कानून लागू नहीं हो रहे, और राजनीतिक दलों पे तो बिल्कुल नहीं हो रहे। और एफसीआरए ठीक काम कर रहा है? एफसीआरए तो काम तो मेरा ख्याल से ठीक, मतलब एफसीआरए कानून के ऊपर जो सवाल एफसीआरए का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं ठीक चल रहा है। और मैं जस्ट लाइटर वेन में मैं बोल रहा हूँ, बट फैक्चुअली बोल रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद ने जो बेलूर मठ बनाए थे,
वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन, उनका जो डिसाइपल थे सब फॉरेन लेडीज थे। तो उस टाइम में तो FCRA क्षेत्र तो आया नहीं था, लेकिन कुछ कुछ फॉरेन फंडिंग से इतना बढ़िया काम हुआ है। जो भी बेलूर मठ जाते हैं, दक्षिणेश्वर जाते हैं, उनको भी कभी कभी सोचना चाहिए ये फॉरेन फंडिंग से हुआ है। तो सरकार ये नहीं कह रही कि सारी फॉरेन फंडिंग खराब है। तो इसका मतलब मैं आपको यही बोलना चाहता हूं कि अगर फॉरेन फंड डॉलर हो या यूरो हो, सारे काला धन है, सारे घटिया है, तो FDI बंद हो जाएगा। ये भी बोलना गलत होगा। उद्योग नहीं आएगा। मेरा खाली एक ही दर्शकों से बोलना है कि FCRA कानून जब तक है, आप इसको जो एडमिनिस्टर कर रहे हैं, आप एकदम इवन हैंडेडली एडमिनिस्टर कीजिए, विदाउट एनी अफेक्शन, इल विल, फियर और फेवर, तो जनता आपके साथ बिना होंगे। फियर और फेवर के इसका इस्तेमाल होना चाहिए। जीवीएल साहब, आपसे कमेंट लेना चाहूंगी आखिरी। और क्या आपको भी लगता है, जिस तरह से नितिन ने सवाल उठाया था, कि FCRA कानून को और ट्रांसपेरेंट बनाने की ज़रूरत है, ताकि फॉरेन फंडिंग जो कॉर्पोरेट्स को आ रही है और जो सिविल सोसाइटी को आ रही है, दोनों में एक सामंजस्य भी रहे और दोनों ट्रांसपेरेंट भी रहें? इसमें मेरा जो निजी राय है वो थोड़ा है, ये सरकार की राय नहीं है, बट लेकिन मेरा अपना निजी राय है। FCRA एक्ट को ये जिस समय ये बनाया गया, वो शायद इस प्रकार की कंसर्न्स ग्लोबल स्केल पर नहीं थे जो आज के ज़माने में है। और अभी भी मुझे लगता है अभी जो कानून है वो बहुत ही सरल है, बहुत ही लिबरल कानून है। इसके लिबरल कानून के बेसिक प्रोविजंस तक NGOs जिनको लाइसेंस मिल चुका है वो उनकी पूर्ति नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर और चिंता का विषय है। जो कानून अभी प्रेजेंट एक्ट को ही इंप्लीमेंट करने में, उनकी बेसिक प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करने के लिए आगे बढ़ चुकी है, ये मैं समझता हूं एक बहुत अच्छी शुरुआत है। किसी भी NGO पर फॉरेन डोनेशंस रिसीव करने का आपने जिन संस्थाओं का नाम दिया है, अभी उनको वॉच लिस्ट में रखा गया है। फोर्ड फाउंडेशन हो, ऐसे 4-5 संस्थाएं अभी भी वो डोनेशन दे सकते हैं, पर लेकिन थोड़ा सरकार चाहती है इस पे ट्रांसपेरेंसी हो। मैं समझता हूं ट्रांसपेरेंसी NGOs के लिए भी अच्छी है, जनता के लिए अच्छी है, देश के लिए अच्छा है, क्योंकि ऐसा कोई रिजीम हमको लाना नहीं है जिसमें बिना अच्छा नहीं है। हर कोई जहां चाहे पैसा लाए और जहां चाहे खर्च करे और अपने मर्जी से काम करे, ये ऐसा नहीं मुझे चल लगता सकता नहीं है कि हाल के दिनों में जल्दी इस विवाद का कोई निपटारा होने वाला है। काम नहीं करना चाहिए, सिर्फ सरकार की मर्जी से काम करना चाहिए। मैं इसी नोट पर यहाँ पर खत्म करना चाहूंगी इस बहस को। मैं इस बहस को यहीं पे खत्म करना चाहूंगी। हमारे पास वक्त की कमी है। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इन तमाम जानकारों की जो राय है और जो बहस में मुद्दे आए हैं, उससे कम से कम ट्रांसपेरेंसी की तरफ कुछ बातें आगे बढ़ेंगी और सरकार इस पर ध्यान देगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।